हेलो, गुड मॉर्निंग। ओम मेहता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। बाकी सब भी बोल सकते हैं जोर से। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे आज हम। तो YDSC शॉर्ट में लिखा रहता है। मैंने बोला था इसके बारे में, शायद ये 1801 के अंदर यंग ने एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाया था, जिसमें इसने डायरेक्ट सनलाइट को यूज करके शो किया था कि इंटरफेरेंस का फिनोमेना लाइट शो करती है, और मैक्सिमा मिनिमा इसने स्क्रीन पे ऑब्टेन करके दिखाए थे। और विद द हेल्प ऑफ दैट ही वाज एबल टू मेजर द मीन वेवलेंथ ऑफ सनलाइट। जो सन के अंदर मेजर कंपोनेंट येलो कलर का रहता है, उसकी वेवलेंथ भी मेजर कर पाया था। तो 550 नैनोमीटर के आसपास जो आता है। ऑल्दो हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरे आइडिया से भी हमें पता चलता है, अगर हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा के देखें कि सन के अंदर मेजॉरिटी फोकल लेंथ कौन सी प्रेसिडेंट होगी, क्योंकि उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा लाइट एमिट होती है वो येलो कलर के करस्पॉन्डिंग होती है। तो वो जो लैम्डा आता है ना वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वेवलेंथ एमिट होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ऐसा कुछ याद हो तुम लोगों को तो, lambda is equal to b over t, where lambda corresponds to the wavelength for maximum spectral emissivity। तो वहाँ से भी हमें आइडिया लगता है कि जो सनलाइट है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंटेंस वेवलेंथ प्रेजेंट है, दैट इज येलो कलर। 5000 नैनोमीटर के आसपास, सॉरी 5000 एंगस्ट्रॉम के आसपास इसकी वेवलेंथ आती है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेसिकली हमारा एक इंटरफेरेंस के ऊपर बेस्ड सेटअप है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक सिंगल सोर्स से आने वाली लाइट को स्प्लिट कर लेते हैं दो में विद द हेल्प ऑफ स्लिट्स। और उसके बाद उन स्लिट से पास करने वाली लाइट का अगर हम इंटरफेरेंस एक स्क्रीन पे ऑब्जर्व करते हैं, तो अपने को मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे इंटरफेरेंस में हमने देखा ही है कि स्पेस में एक एनर्जी की रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, कहीं पे एनर्जी जरूरत से ज़्यादा हो जाती है, कहीं पे कम हो जाती है। अगर इनकोहेरेंट लाइट आती है तो हमारी जो इंटेंसिटी है वो I1 प्लस I2 देखने को मिलती है। लेकिन अगर कोहेरेंट लाइट आती है तो हमारी इंटेंसिटी का फॉर्मूला I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 इंटू कॉस फाई आ जाता है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो एक सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे आप अपनी नोटबुक में। आई वुड रिकमेंड कि एक फुल पेज आप डायग्राम को डेडिकेट करें, और जो भी लिखने वाली बातें वो एक सेपरेट पेज पे लिखना। तो इसमें हमारे पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, और इसके सामने हमने एक स्क्रीन रखी, और इस स्क्रीन में दो ओपनिंग्स हैं। इन दो ओपनिंग्स को हम स्लिट्स बोलते हैं, S1 एंड S2। और इन दोनों इस स्क्रीन से निकल के जब लाइट सामने एक स्क्रीन पे हमें दिखाई देती है, तो इस स्क्रीन पे अपने को मैक्सिमा और मिनिमा देखने को मिलते हैं। इसमें अपने को एक इंटेंसिटी की वेरिएशन देखने को मिलती है। तो ये स्लिट्स वाला प्लेन है, इसको मैं स्लिट प्लेन बोल देता हूँ। और स्लिट प्लेन और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी, और इन दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस
स्मॉल डी। यहाँ से ध्यान से समझेंगे, अगर ये पॉइंट लाइक सोर्स है तो इससे स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जनरेट हो रहे हैं, और जब ये वेव फ्रंट यहाँ पर पहुंचते हैं तो S1 से एक स्मॉल पार्ट इस वेव फ्रंट का बाहर निकलता है। और यंग्स हाइगन वेव थ्योरी में हमने ऐसा पढ़ा था कि हम हर वेव फ्रंट पे किसी भी एक पोर्शन को फर्दर एक डिस्टरबेंस का सोर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं और वहां से सेकेंडरी वेवलेट्स एमिट होते हैं। तो जो पार्ट इसका यहाँ से निकल रहा है, दे आर लाइक पॉइंट लाइक सोर्सेस, और वहां से फिर से लाइट ऐसे निकलती है। इनफैक्ट ये फिनोमिनन डिफ्रैक्शन का है, जब भी लाइट किसी स्मॉल साइज के ऑब्स्टेकल से पास करती है तो वो फैल जाती है। अगर हम लाइट को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में देखते तो हम बोलते कि यार यहाँ से रेज आ रही हैं ऐसे, और अगर मैंने एक यहाँ पे इतने साइज की ओपनिंग रख दी तो लाइट बाकी ब्लॉक हो जानी चाहिए और स्क्रीन पे अपने को केवल इतने पोर्शन पे लाइट मिलनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, यहाँ से लाइट निकलने के बाद सब तरफ फैल जाती है, मतलब स्क्रीन पे ऊपर नीचे और भी जगह पर लाइट पहुंचने वाली है। इन दी सेम वे S2 से जब लाइट निकलती है तो ये भी हमारी ऐसे, तो यहाँ से निकलने वाली लाइट वेव्स चलती है और ये स्पेस में सुपर इम्पोज हो जाती है। ध्यान से समझना ये बात कि जो इंटरफेरेंस हो रही है वो स्क्रीन पे जाके नहीं हो रही है, इंटरफेरेंस हमारी स्पेस में ही हो जा रही है। स्क्रीन रख के हम केवल ऑब्जर्व कर पाते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में ज्यादा लाइट ट्रेवल कर रही है और कौन सी डायरेक्शन में कम लाइट एनर्जी ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो ये यहाँ से लाइट रेज चली और सामने स्क्रीन पे पहुंची, तो इसको मैं रेज की तरह शो करता हूँ। तो यहाँ से रेज चल रही हैं, लाइट रेज, और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे पहुंच रही हैं। मैं एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, S1 S2 के मिड पॉइंट से चलने वाली एक रेफरेंस लाइन, और ये रेफरेंस लाइन स्क्रीन पे जहाँ पहुंच रही है ये हमारा सेंटर पॉइंट मान लेते हैं C। अब S1 से चलने वाली लाइट रेज S से चली S1 पे गई, S से चली S2 पे गई, इसके बाद इसकी बेंडिंग हो गई और ये C पर भी मीट करेंगी, और ये किसी और पॉइंट पर, आप स्क्रीन पे कोई पॉइंट मार्क कर लो, तो वहां पर भी यहाँ से चलने वाली लाइट रेज पहुंचने वाली है। तो इस पूरी स्क्रीन पे एक सुपर पोजिशन की वजह से अपने को एक इंटेंसिटी की वेरिएशन देखने को मिलने वाली है, और डिपेंडिंग ऑन दी पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू अपने को वहां पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी कम या ज्यादा देखने को मिलने वाली है। बनाओ डायग्राम यहाँ तक। ये जो स्क्रीन है जिसमें दो ओपनिंग्स हैं, S1 और S2,
तो अगर पी पॉइंट पे जो वेव्स पहुंची उनके बीच का फेज डिफरेंस, ये यहाँ पर मत लिखना, आप नेक्स्ट पेज पे लिख लेना। एट पी फेज डिफरेंस अगर फाई है तो पी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको देखने को मिलेगी दैट विल बी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 इंटू कॉस फाई। मैंने ऐसा बताया था कि अगर लाइट वेव्स इनकोहेरेंट होती हैं तो ये फाई रेंडमली फ्लक्चुएट करता है। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, तो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन भी हमने लिखा था, इट इज द फिनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो कोहेरेंट हम बोलते ही उसको है। रूटीन लाइफ में कोहेरेंस ऐसे आपको देखने को नहीं मिलती, और बेसिकली अगर आप दो सेपरेट सोर्सेस से आने वाली लाइट की सुपरपोजिशन करें तो दो सेपरेट सोर्सेस आपस में कोहेरेंट नहीं होते, और उनकी जो ऑसिलेशंस हैं वो रेंडमली फ्लक्चुएट करती रहती हैं। रेंडमली फ्लक्चुएट करती रहती है का मतलब ये हुआ कि सपोज ये आप ये मत देखो कि एस से लाइट आ रही है, आप ये सोचो कि S1 एक अलग से सेपरेटली सोर्स ऑफ लाइट है और S2 एक सेपरेटली एक सोर्स ऑफ लाइट है। तो अगर S1 और S2 दो सेपरेट सोर्सेस ऑफ लाइट हैं और वहां से लाइट की आप सुपरपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो S1 और S2 की जो वाइब्रेशंस हैं वो कंसिस्टेंटली एक ही फेज में नहीं रहती। S1 और S2 से निकलने वाली जो लाइट है वो कंसिस्टेंटली एक ही फेज में नहीं रहती और वो फ्लक्चुएट करते रहती है। इसका मतलब ऐसे कि जैसे S1 ने ऐसा नहीं है कि एक बार वाइब्रेट करना शुरू किया और वो कंटिन्यूसली एक ही पर्टिकुलर ऑसिलेशंस की इक्वेशन से वाइब्रेट कर रहा है, इट कुड बी रैंडम। मैंने आपको लास्ट उसमें एक वीडियो दिखाया था जिसमें वो पानी के अंदर दो बॉल्स को रख के हम अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें बड़े ध्यान से समझने वाली चीज ये थी कि जो एक्सटर्नल एजेंट था जो S1 और S2 को वाइब्रेट करवा रहा था अप एंड डाउन, तो वो इंश्योर कर रहा था कि S1 और S2 साइमल्टेनियसली वाइब्रेट कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। बट रियल लाइफ में अगर दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज की बात करें तो वो कंसिस्टेंटली एक ही जैसे वाइब्रेट नहीं करते रहते। इसका मतलब ऐसे है कि जैसे S1 वाइब्रेट करते करते एक मोमेंट के लिए रुक गया और फिर दोबारा से वाइब्रेट करने लग गया, ऐसे ही S2 एक मोमेंट के लिए रुक गया, या फिर S1 ने अचानक से अपनी ऑसिलेशन का फेज बदल लिया बिकॉज ऑफ सम फ्लक्चुएशंस, कुछ भी हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो S1 और S2 से आने वाली लाइट का फेज डिफरेंस जो है एक दूसरे के साथ वो रेंडमली फ्लक्चुएट करता रहता, और अगर वो चीज रेंडमली फ्लक्चुएट करती रहेगी तो ये वाली वैल्यू cos phi आपकी रेंडमली फ्लक्चुएट करेगी एंड ऑल वैल्यूज आर इक्वली लाइकली। तो आप एक स्क्रीन पे एक एवरेज वैल्यू देखेंगे और cos phi की एवरेज वैल्यू 0 आती है बिकॉज ये -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, एंड एज आई सेड ऑल वैल्यूज आर इक्वली लाइकली। तो उस केस में आपको cos phi वाली टर्म 0 दिखाई देती है और रिजल्टेंट इंटेंसिटी I1 प्लस I2 दिखाई देती है। बट यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक ही सोर्स से आने वाली लाइट को स्प्लिट किया है, और अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो S1 एंड S2 ऑलवेज रिसीव लाइट फ्रॉम द सेम वेव फ्रंट। अरेंजमेंट की सिमेट्री ऐसी है कि S1 एंड S2 ऑलवेज रिसीव लाइट फ्रॉम द सेम वेव फ्रंट। तो अगर S में कोई फ्लक्चुएशन आ भी जाती है तो वो फ्लक्चुएशन S1 में भी आएगी और S2 में भी आएगी, एंड दैट मींस कि S1 और S2 की वाइब्रेशंस का फेज एक दूसरे के रिलेटिव हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, फ्लक्चुएट करता रहेगा समय के साथ, एक अलग बात है, बट एक दूसरे के पर्सपेक्टिव में वो सेम ही रहेगा। जो चेंज S1 में आएगा वही चेंज S2 में भी साथ के साथ आने वाला। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों एक ही वेव फ्रंट से लाइट रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट वी आर डूइंग इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम एक वेव फ्रंट के दो डिफरेंट पोर्शंस से आने वाली लाइट को सुपर इम्पोज करवा दे रहे हैं। ठीक, अब हम समझते हैं कि स्क्रीन पे पाथ डिफरेंस वेरी कैसे करेगा, और हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अपने को मैक्सिमा कहाँ देखने को मिलेगा और मिनिमा कहाँ देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बिना किसी मतलब अप्रॉक्सीमेशन की बात करूं तो सपोज S जो है वो एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है जिसमें से लैम्डा वेवलेंथ की लाइट आती है। ये बात आप एक अलग से लिख लें, S इज अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, दिस हैज बीन अज्यूम्ड एट द बिगिनिंग। S इज अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से लैम्डा वेवलेंथ की लाइट आ रही है। अब हमारे पास ध्यान से देखें, जो लाइट रेज C पर पहुंच रही है तो C पे जो लाइट वेव्स ट्रेवल करके आ रही हैं डिस्टेंस वो S S1
प्लस S1C और इधर से जो लाइट ट्रेवल करके आ रही है वो SS2 प्लस S2C। तो ऑब्वियसली दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल पाथ ट्रेवल करके आ रही हैं, तो जो फेज डिफरेंस, जो भी फेज S1 से वो कैरी करके आ रही होंगी, सेम ही फेज यहाँ पर पहुंचने वाला है। ठीक है, तो एट C I will say that path difference is 0, and if the path difference is 0, that means the phase difference will also be 0, and we will obtain a maxima on the screen. स्क्रीन पर ऐसा पॉइंट जहां पे पाथ डिफरेंस 0 होता है उसको सेंट्रल मैक्सिमा बोला जाता है। इसको सेंट्रल मैक्सिमा इसलिए नहीं बोलते कि ये स्क्रीन के सेंटर पे दिखाई दे रहा है, इसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 है। आगे हम ऐसी सिचुएशंस देखेंगे जिसमें सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे पाथ डिफरेंस 0 नहीं आ रहा होगा और कहीं आ रहा होगा, तो उस पॉइंट को हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलेंगे। ये पॉइंट भी लिख लें। तो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ मत लिख, नीचे लिख। तो सही, मतलब आप यहां लिख लें, अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज 0 इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। Now let's talk about a point which is at a distance y from this point C। ये सेंटर से लिया मैंने, ये सेंट्रल मैक्सिमा से y नहीं मेजर किया, मैंने सेंटर ऑफ द स्क्रीन से y डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया है। अगर मैं y डिस्टेंस पे जो पॉइंट है P, वहां पे पाथ डिफरेंस लिखूंगा, ये स्क्रीन के साइड में मत लिखना बेटा, ये सारा नीचे लिखना। अभी मैं ये सारा क्लियर करके यहाँ पे कुछ और लिख दूंगा, वो काम का होगा, वो डायग्राम में लिखेंगे। तो जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, वो ध्यान से देखें, दैट विल बी एस S2P माइनस S S1P, और इसको लिख सकते हैं S S1 प्लस S1P माइनस, सॉरी यहाँ 2 है, S S2 प्लस S2P माइनस S S1 प्लस S1P। ठीक है, अब इसमें से S S2 और S S1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल है, तो मेरे पास पाथ डिफरेंस की वैल्यू बचेगी S2P माइनस S1P। सो पाथ डिफरेंस की वैल्यू मेरे पास कुल मिला के बचेगी S2P माइनस S1P। ठीक, अब S2P और S1P हम निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं S1P की वैल्यू लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल D स्क्वायर प्लस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर, और S2P की वैल्यू लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 का होल स्क्वायर। तो ऐसे आप S1P और S2P की वैल्यू निकाल सकते हैं, and once you have obtained that value, then you can convert this path difference to phase difference by the simple relationship phase difference is 2 pi by lambda times delta x। मालूम है ये फेज डिफरेंस k डेल्टा x आता था वेव्स में, और k 2 pi by lambda है ना। तो ये फेज डिफरेंस आ गया, और इस फेज डिफरेंस को यहाँ पर प्लग इन करके आप P पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। इसमें I1 क्या है, तो ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जब S2 को कवर कर दिया तो P पॉइंट पे इंटेंसिटी I1 मिल रही थी, और जब S1 को कवर कर दिया तो P पॉइंट पे इंटेंसिटी I2 मिल रही थी। जब दोनों को अनकवर कर दिया तो वहां पर कितनी इंटेंसिटी देखने को मिलेगी, तो इट विल बी I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट I1 स्क्वायर रूट I2 cos phi। ये स्टैंडर्ड तरीका है जो आपका हर प्रॉब्लम में लग सकता है, इस तरीके की जिसमें भी ऐसा सेटअप दिया हुआ है, कोई अप्रॉक्सीमेशंस नहीं, कोई एजम्पशंस नहीं। ठीक है, अब ये पार्ट डिफरेंस अगर n लैम्डा के इक्वल आ गया तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। अगर ये पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 के इक्वल आ गया तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। ठीक है, तो नो अप्रॉक्सीमेशंस इन दिस। तो जहां पर भी आपको लग रहा है यार अप्रॉक्सीमेशंस नहीं लग पाएंगी, यू गो फॉर दिस मेथड। कहीं पर भी डाउट आए तो यू गो फॉर दिस मेथड, सिंपल प्लेन ज्योमेट्री से। राइट, नोट कर लो, आगे बात करते हैं।
ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की स्पेसिफिक बात करता हूँ। ये तो एक जनरल सेटअप था, कोई भी ऐसा सेटअप आपके सामने बना दिया जाए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजुअली जो आपका होता है वो विजिबल लाइट के साथ होता है। आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें येलो कलर की या रेड कलर की लाइट यूज की हुई होगी, तो एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स येलो कलर का या रेड कलर का लिया हुआ होगा। तो अब मैं आपको डेटा दिखाता हूँ कि जो डेटा आपको दिया होगा, तो यूजुअली जो आपको डेटा दिया होगा वो ऐसा दिया होगा कि जो वेवलेंथ है वो 5000 एंगस्ट्रॉम है, और ये जो स्मॉल डी है, दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस दिख रहा है, स्मॉल डी S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस, ये जो स्मॉल डी की वैल्यू है ये आपकी 1 मिलीमीटर के ऑर्डर की दी होगी, ठीक है, मतलब बहुत ही क्लोज है ये दोनों। और जो कैपिटल डी है वो आपका 1 मीटर के अराउंड दिया होगा, ठीक है। तो यूजिंग दीज अप्रोक्सीमेशंस हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस डेटा। तो डेटा दिख रहा है कि पहली इंपॉर्टेंट चीज डी ग्रेटर देन डी है, ठीक है। तो क्या होगा ये ध्यान से समझना है। और फिर डी ग्रेटर देन लैम्डा है, तो क्या होगा, दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो पहले देखेंगे कि डी ग्रेटर देन डी होगा, बड़ा डी छोटे डी से बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा। उस केस में हम पाथ डिफरेंस को एक और अच्छे सुंदर तरीके से निकाल सकते हैं। और वो सुंदर तरीका क्या है, तो हम ये जो मिड पॉइंट है यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं पी तक। मैंने तो कोई और कलर चूज किया था, इसने ब्लैक बना दिया, कोई बात नहीं, दिख रहा है। और ये एंगल थीटा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये येलो दे देगा अभी। सेंटर ऑफ द स्क्रीन से हमने पी पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ की, इसको बोल रहा हूं मैं एंगल थीटा। और थीटा को हम बोल देते हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट पी, मतलब जो S1 S2 का मिड पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में उसकी एंगुलर पोजीशन है पॉइंट पी। और हम वहां पे पाथ डिफरेंस देखेंगे, ध्यान से समझना, क्योंकि कैपिटल डी स्मॉल डी से बहुत बड़ा है, तो एक्चुअल सिचुएशन ये ऐसी है कि ये दोनों बहुत नजदीक हैं और आप ऐसे किसी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो उस केस में तीन लाइनें दिख रही हैं अपने को, ये तीनों लाइनें बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे के, तो तीनों ऑलमोस्ट पैरेलल हैं। अगर ये तीनों ऑलमोस्ट पैरेलल हैं और तो ये वाला एंगल भी थीटा लिखा जा सकता है। मतलब मैं यहां से ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो ये एंगल भी अप्रोक्सीमेटली थीटा लिखा जा सकता है। अब मैं S1 से एक नॉर्मल ड्रॉ कर ले रहा हूं S2P पे। S1 से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया S2P पे। ध्यान से समझना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा और ये वाला एंगल थीटा, ठीक है। उस केस में आप ये जो अब यहां से आगे समझना, क्योंकि मैंने यहां से इस डायग्राम में देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया इस वाले डायग्राम में, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल हो गए। और ये जो मैंने छोटी सी ये वाली लेंथ बच गई, इस डायग्राम में देखूं तो ये वाली लेंथ हो गई मेरी S2N, ये वाली, दिख रही है ये वाली लेंथ। S2N जो है ये हमारा पाथ डिफरेंस हो गया। तो D ग्रेटर देन D में मैं कह सकता हूं कि पाथ डिफरेंस की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली S2N हो जाएगी। और S2N को स्मॉल d इंटू साइन थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। मैं ये चीज अलग से आपको चाहूंगा कि आप नोट करें, ये S1, ये S2, ये इस लाइन पे स्पेस में कहीं एक पॉइंट है P, और ये इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। अगर ये एंगल S1 S2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से थीटा एंगल बनाती है
तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस की वैल्यू डी, डी कितना है, S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस डी साइन थीटा लिखी जा सकती है, या फिर कभी कभी आपको इधर से एंगल दिया होगा तो ये वाली वैल्यू डी कॉस अल्फा लिखी जा सकती है। आई बिलीव आपने ऐसे अप्रोक्सीमेशन देखे होंगे जब मैंने आपको साउंड वेव में इंटरफेरेंस में इस तरीके के क्वेश्चन करवाए होंगे। मैंने बोला था रिवाइज करके आना उसको एक बार, ठीक है। तो डी साइन थीटा, अगर आप S1 S2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से उस रेफरेंस लाइन का एंगल मेजर कर रहे हैं, और अगर उस मतलब जैसे डाइपोल जैसा नहीं लग रहा है वो S1 S2 वाला डाइपोल वाली लाइन है, तो डाइपोल वाली लाइन से एंगल मेजर कर रहे हैं तो कॉस अल्फा, इधर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मेजर कर रहे हैं तो साइन थीटा। ठीक, ये नोट करके रखना है आपने, ये क्विकली आपको दिखना चाहिए यार भी, यहाँ से एंगल ले रहे हैं तो कॉस थीटा आएगा, यहाँ से एंगल ले रहे हैं तो साइन थीटा आएगा। ठीक, ये वाली जो चीज है ओपी बहुत लार्ज है इन कंपैरिजन टू डी, हाँ ऑब्वियसली कैपिटल डी भी लार्ज ही होगा ना यार। ठीक है, चलो आगे। तो पहली अप्रोक्सीमेशन से मेरे पास पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आ गई डी साइन थीटा। अब अगर आपको डेटा से दिख रहा है कि कैपिटल डी तो डी से बहुत बड़ा है लेकिन डी लैम्डा से बहुत बड़ा नहीं है, तो आपने यहीं रुक जाना है और इसके बाद डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा लगा के आप मैक्सिमाज की लोकेशन निकाल लेंगे, और डी साइन थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 लगा के आप मिनिमा की लोकेशन निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक। अब ध्यान से, अगर हमारा डी लैम्डा से बहुत बड़ा है तो ध्यान से देखें, जब मैं मैक्सिमाज की पोजीशन निकालना चाहूंगा, जब मैं मैक्सिमाज की पोजीशन निकालना चाहूंगा तो मैं डी साइन थीटा को एन लैम्डा करके मैक्सिमा निकालूंगा, या ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 करके मिनिमा निकालने की कोशिश करूंगा। तो यहां से मेरे पास जो थीटा आएगा एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ऑर्डर मैक्सिमा, यहाँ पे मैं साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय स्मॉल डी कर लूंगा। तो यहां से मेरे पास थीटा आएगा, इसको मैं बोलूंगा एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ऑर्डर मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा को मैं जीरो ऑर्डर मैक्सिमा बोलता हूं क्योंकि वहां पे पाथ डिफरेंस जीरो होता है। स्क्रीन पे जहां पे पाथ डिफरेंस एन लैम्डा आता है उसको nth ऑर्डर मैक्सिमा बोलते हैं। काउंटिंग नहीं कर रहा हूं कि भैया ये पहला मैक्सिमा या दूसरा मैक्सिमा या तीसरा मैक्सिमा है, आई एम नॉट डूइंग द काउंटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर। ऐसा शायद मैंने एक एग्जांपल में फ्रिंज के रेडियस निकालने के वक्त बात ऐसी शायद किसी एग्जांपल में की हो, मैंने नहीं की है, तभी कर लेंगे बात उसके बारे में। ठीक है, तो ध्यान से समझना, मैं ये नहीं काउंट कर रहा हूँ कि भैया इसके बाद पहला मैक्सिमा या दूसरा मैक्सिमा, मैं बात कर रहा हूँ nth ऑर्डर मैक्सिमा की। तो जहां पे पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है उसको nth ऑर्डर मैक्सिमा बोलते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझेंगे, अगर हमारा d लैम्डा से बहुत छोटा है, जैसा कि मैंने अभी बड़ा है, जैसा कि मैंने अभी डाटा दिया था, d दिया हुआ था मैंने 1,
मिलीमीटर और मैंने लैम्डा लिया था 5000 एंगस्ट्रॉम। तो 5000 एंगस्ट्रॉम यानी 5000 इंटू 10⁻⁻10, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 5 इंटू 10⁻⁻4 मिलीमीटर आएगा। ये मीटर है। 5000 एंगस्ट्रॉम इज 5000 इंटू 10⁻10 मीटर। इसको मैंने मिलीमीटर में कन्वर्ट किया तो ये 5 इंटू 10⁻4 मिलीमीटर आएगा। तो दैट इज, अगर मैं ये वाली वैल्यूज यहाँ पर पुट करूंगा तो ये वाली वैल्यू n टाइम्स n ओवर, नहीं क्या लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो n इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4, दैट विल बी n बाय 2000, राइट। साइन थीटा की वैल्यू n बाय 2000 आएगी, है ना। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू, जस्ट मिनट होल्ड करना 1 मिनट। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर मेरे पास इस तरीके का डाटा है तो साइन थीटा n बाय 2000 आ रहा है, तो अगर मैं आपसे 50th ऑर्डर मैक्सिमा भी पूछूं या 100th ऑर्डर मैक्सिमा भी पूछ लूं तो भी साइन थीटा की वैल्यू 1/20 आएगी, जो कि बहुत कम आने वाली है। यानी थीटा बहुत कम आने वाला है। थीटा बहुत कम आने वाला का है मतलब ये है कि स्क्रीन पे आपको 50th ऑर्डर मैक्सिमा भी सी से बहुत ज्यादा दूर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अंडर दैट अप्रोक्सीमेशन जिसमें मैं ये बोल रहा हूं कि d ग्रेटर ग्रेटर देन लैम्डा है, उस केस में थीटा इज गोइंग टू बी स्मॉल। और अगर थीटा की वैल्यू बहुत कम आएगी तो इस डायग्राम को देखें आप ध्यान से, अगर ये एंगल थीटा बहुत कम आएगा, ये वाला एंगल थीटा, तो मतलब आपका जो y है वो बहुत कम आने वाला है। और साइन थीटा को tan थीटा लिखा जा सकता है उस केस में, या खाली थीटा लिखा जा सकता है, और tan थीटा को y बाई कैपिटल D लिखा जा सकता है, राइट। तो उस केस में जो मैंने पाथ डिफरेंस लिखा था p पर, वो मैंने लिखा था d साइन थीटा। और अगर ये वाली कंडीशन वैलिड हो गई तो थीटा बहुत कम आने वाला है, तो उस केस में इसको मैं tan थीटा भी लिख सकता हूं, और tan थीटा को y बाय डी लिख सकता हूं। तो उस केस में आपको P पॉइंट पे जो पाथ डिफरेंस मिलेगा वो y छोटा d बाय बड़ा D मिलेगा। ये रट्टा मारेंगे आप इसका, लेकिन पूरी अप्रोक्सीमेशंस के साथ। अदरवाइज इट इज बेटर कि आप ये यूज करें। ये वाला तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन मिलेगा, d ग्रेटर ग्रेटर देन स्मॉल d 90% ऑफ द प्रॉब्लम के आप अंदर आपको मिलेगा। तो अगर d ग्रेटर ग्रेटर देन स्मॉल d है तो इसका मतलब पार्ट डिफरेंस को d साइन थीटा लिख सकते हैं। लेकिन जो आपका लैम्डा है वो जरूरी नहीं है कि कम मिले। कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें इंस्टेड ऑफ यूजिंग विजिबल लाइट रेडियो वेव्स दे रखी होंगी या माइक्रोवेव्स दे रखी होंगी। अगर रेडियो वेव या माइक्रोवेव्स दे रखी होंगी तो रेडियो वेव या माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ होती है वो इतनी छोटी नहीं होती। माइक्रोवेव की वेवलेंथ माइक्रो के ऑर्डर की होती है, यानी 10⁻⁻6 मीटर के ऑर्डर की होती है। तो उस केस में आपका जो d है, छोटा d, वो लैम्डा से बहुत बड़ा नहीं आएगा। उस केस में आप d साइन थीटा इज इक्वल टू जब n लैम्डा करेंगे तो यहाँ से आप साइन थीटा निकालेंगे और देखेंगे कि थीटा 30 डिग्री 60 डिग्री इस ऑर्डर का आ रहा है। फिर साइन थीटा से प्रॉपर थीटा निकालेंगे, फिर tan थीटा निकालेंगे, और फिर tan थीटा इज इक्वल टू कैपिटल y बाई कैपिटल D करके y निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के पता चलना चाहिए इसमें क्या करना है। अगर तो विजिबल लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला सीधा लगेगा, डेल्टा x इज इक्वल टू y d बाई d, या लिख दिया जाए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है तो अंडरस्टूड है कि इसी चीज की बात हो रही है।
उसमें कई बार लैम्डा डी और डी की वैल्यूज नहीं दे रखी होंगी, लेकिन लिखा होगा वाईडीएससी। अगर लिख दिया वाईडीएससी इज परफॉर्म विद माइक्रोवेव्स या वाईडीएससी इज बीइंग परफॉर्म विद रेडियो वेव्स, इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर अप्रोक्सीमेशंस ध्यान से लेनी है। और इनफैक्ट इस क्वेश्चन में आप डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा तो यूज करेंगे, लेकिन साइन थीटा को थीटा नहीं लिखेंगे, मतलब पार्ट डिफरेंस को वाई डी बाई डी नहीं लिखेंगे। ठीक, नोट कर लें इस चीज को ध्यान से। वही जो पानी में वो जो दो बॉल्स को डिप करके दिखाता है। नहीं नहीं, ऐसा उसका अप्रोक्सीमेशन, हाँ उसमें ये अप्रोक्सीमेशन सनलाइट वाला तो मुझे पता नहीं, उसने तो पानी के अंदर वेव्स रिपल से करके दिखाया था ना ऐसा एक्सपेरिमेंट। हाँ वो ये स्टैंडर्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो। हाँ उसके बारे में बात करेंगे। तो अब अपने को स्क्रीन पे ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे पाथ डिफरेंस मिल गया वाई डी बाई डी। तो इस पॉइंट पी पे अपने को पाथ डिफरेंस की वैल्यू मिल गई वाई डी बाई डी। तो एक तो ये फॉर्मूला मुझे बिल्कुल रटा हुआ रहता कि पी पॉइंट पे पाथ डिफरेंस वाई डी बाई डी आएगा। ठीक, अब ये जो पाथ डिफरेंस ये लिख लो आप चाहो तो वहां पे स्क्रीन पे छोटा सा लिखना चाहो तो, अदरवाइज याद रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है। अब हम लोकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात कर सकते हैं। तो जो ये YDSC वाला सेटअप है, इसमें अगर YD ओवर D आपका n लैम्डा हो गया तो nth ऑर्डर मैक्सिमा की पोजीशन मिल जाएगी। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी n टाइम्स लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। और अगर आप YD बाय D को ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 कर दें तो यहाँ से y की वैल्यू 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d आ जाएगी और ये nth ऑर्डर मिनिमा बन जाएगा आपका। ठीक है, आपने जो डायग्राम बनाया मैंने उसको बोला था स्क्रीन पे जगह छोड़ देना, तो ये मैं स्क्रीन बना रहा हूँ सी। और अब ध्यान से देखना, ये वाली स्क्रीन है जिस पे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे थे, तो ये आप उस डायग्राम में ऐड ऑन कर लें अगर आपने जगह छोड़ी है वहां पर। तो इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस 0 है जिसको मैं बोल रहा हूं सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, इसके बाद यहां से लैम्डा डी बाई डी डिस्टेंस ऊपर जाऊंगा तो मुझे मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। और यहां से मैं 2 लैम्डा बाई डी ऊपर जाऊंगा, यानी और लैम्डा डी बाई डी ऊपर जाऊंगा तो सेकेंड।
ऑर्डर मैक्सिमा, और लैम्डा डी बाई डी ऊपर जाऊंगा तो थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, ऐसा ही नीचे भी होगा। और जैसा कि मैंने अभी ये बोला आपको कि ये वाई बहुत ज्यादा नहीं आने वाला है। अगर वाई बहुत ज्यादा नहीं आने वाला है तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि यार ये दोनों S1 S2 तो बहुत क्लोज हैं, और ये स्क्रीन है, और स्क्रीन के सेंटर से ऊपर थोड़े से ही रीजन में 100 मैक्सिमा मिल जाएंगे आपको। तो एक तो ये इतनी आसानी से नहीं दिखता, इसको बहुत मतलब बारीकी से माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, आपको डार्क लाइंस दिखाई देंगी, मिनिमा की पोजीशंस दिखाई देंगी। तो हम ऐसा लैब में एक्सपेरिमेंट करते थे इंजीनियरिंग में, तो एक डार्क रूम में येलो कलर की लाइट लेके उससे हम ऐसे एक्सपेरिमेंट करते थे, तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता था, तो बहुत फाइन डार्क लाइंस देखने को मिलती थी, और फिर उन डार्क लाइंस के बीच का डिस्टेंस मेजर करते थे हम। ठीक है, तो बहुत ही थोड़े से रीजन के अंदर आपको 100 लाइंस मिल जाएंगी। जैसा कि मैंने बोला कि n को 100 भी पुट कर लो तो भी साइन थीटा 1/20 आ रहा था, है ना। तो आपको बहुत ही छोटे से रीजन में बहुत सारी डार्क लाइंस मिल जाएंगी। तो ये बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड है, मैंने तो बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड व्यू वहां पर बनाया। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो आई कैन सेफली अज्यूम कि S1 और S2 की वजह से वहां पर इंटेंसिटी सेम आ रही होगी। ऑल्दो वो पॉइंट S1 और S2 से डिफरेंट डिस्टेंस में है, और अगर आप पॉइंट सोर्स से डिफरेंट डिस्टेंस पे खड़े तो आपको इंटेंसिटी 1/r² के वेरिएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट मिलनी चाहिए। बट यूजुअली YDSC में ऐसा नहीं होता, और क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बहुत ही क्लोज होते हैं, तो वी कैन सेफली अज्यूम कि S1 और S2 की वजह से हर पॉइंट पर इंटेंसिटी सेम आ रही है। तो इस केस में YDSC के केस में लेट I0 बी दी intensity at any point due to one slit। तो ये दोनों के लिए सेम मानी जाएगी। मैंने इसमें यह भी माना है कि S1 S2 का साइज आइडेंटिकल है। आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसमें बोलेगा S2 की विड्थ डबल कर दी, तो आप ये मान लेंगे कि वो डबल इंटेंसिटी की लाइट ट्रांसमिट कर रही है सीधा सीधा, तो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर माननी है आपने, के प्रोपोर्शनल माननी है। तो ऐसा हो सकता है कि S1 के कंपैरिजन में S2 की विड्थ डबल करके दियो, तो आप मान के चलेंगे कि S2 से ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट ट्रांसमिट हो रही है, तो वो डबल उसके एरिया के प्रोपोर्शनल आपने ले लेना, सिंपल सा। ठीक है, तो I0 विद द इंटेंसिटी ड्यू टू वन स्लिट, आई एम एज्यूमिंग बोथ द स्लिट्स आर आइडेंटिकल, तो दोनों की वजह से I0 ही है। उस केस में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos phi आएगी, which will simplify to 4 I0 cos squared phi by 2। और मैक्सिमा पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4 I0 आएगी, और मिनिमा पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 आएगी। ठीक है, तो ये जितने मैंने मैक्सिमा के पॉइंट्स मार्क किए हैं उन सब जगह पे 4 I0 इंटेंसिटी है। और अगर मैं यहाँ पे मिनिमा के पॉइंट मार्क करूं तो ध्यान से देखना, मिनिमा के लिए एक तो मैंने 2n-1 लैम्डा d/2d लिखा है, क्योंकि मुझे n0 नहीं लेना है। देयर इज नो जीरो ऑर्डर मिनिमा डिफाइंड, जीरो ऑर्डर मैक्सिमा डिफाइंड है जहां पे पार्ट डिफरेंस 0 हो। ठीक है, सबसे मिनिमम में पार्ट डिफरेंस λ/2 से स्टार्ट होगा, इसलिए वी डोंट असाइन जीरो ऑर्डर मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा बोलते हैं उसको। जहां पे पार्ट डिफरेंस λ/2 है वो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, जहां पे पार्ट डिफरेंस 3 λ/2 है वो सेकंड ऑर्डर मिनिमा, जहां पे पार्ट डिफरेंस 5 λ/2 है वो थर्ड ऑर्डर मिनिमा। तो nth ऑर्डर मिनिमा, समझ में आ रहा है ना, ये nth ऑर्डर मिनिमा है ये। तो हमारा जो सबसे पहला मिनिमा बनेगा उसके लिए मैं इसको n को 1 पुट करूंगा, तो ये λ/d/2d आएगा, और λ/d/2 का मतलब सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के बिल्कुल मिडिल में मेरे को एक पॉइंट मिलेगा, और इसका डिस्टेंस यहां से कितना आएगा, तो λ/d/2d है ना। तो हर दो मैक्सिमा के मिडिल में आपको एक मिनिमा मिलने वाला, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, सेकंड ऑर्डर मिनिमा एंड सो ऑन। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर 5वें ऑर्डर का मिनिमा और स्क्रीन के नीचे 7वें ऑर्डर के मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस बताओ।
तो पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करना है, दैट इज द आइडिया। तो ये अपने को ऐसे मिलेंगे। और अगर मैं इस रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करूं तो इट इज 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। ध्यान से देखेंगे इसको, 4 आई नॉट को मैं आई मैक्स भी लिख सकता हूं। तो कई जगह पे आपको यही फॉर्मूला आई इक्वल्स टू आई मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर 5/2 लिखा हुआ मिलेगा, या फिर 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2 और कॉस स्क्वायर 5/2। फाई की वैल्यू हमारी होती है, फाई की क्या भाई, फाई की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स डेल्टा एक्स। तो 5/2 हो जाएगा पाई बाय लैम्डा टाइम्स डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स था वाई डी बाई डी। तो यहां पर मेरे पास हो जाएगा पाई वाई डी बाय लैम्डा कैपिटल डी। तो ये इंटेंसिटी की वेरिएशन है वाई के साथ, मतलब स्क्रीन के सेंटर से आप ऊपर या नीचे जा रहे हैं तो इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रही है। और इसका मैं यहाँ पर ग्राफ बना देता हूं। तो इधर इंटेंसिटी ले रहा हूं और इधर मैं डिस्टेंस y ले रहा हूं। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा वाली लोकेशन पे 4I0, क्यों भाई, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, ऐसे इधर यहाँ 0, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ 0, यहाँ मैक्सिमम। कोसाइन कर्व बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा का ना। समझ आ रहा है ये ग्राफ आपको? सो दिस इज हाउ द इंटेंसिटी विल वेरी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो आपको ऑल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स देखने को मिलने वाले हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आपको, मतलब ठीक है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं, 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमास के बीच का डिस्टेंस लिखें या 2 कंसेक्यूटिव मिनिमास के बीच का डिस्टेंस लिखें, दोनों लैम्डा टाइम्स कैपिटल डी बाय स्मॉल डी आएंगे। 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस या 2 कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच का डिस्टेंस, दोनों की वैल्यू लैम्डा टाइम्स कैपिटल डी बाय डी आएगी। इसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये स्टैंडर्डाइज के लिए सिंबल बीटा। फ्रिंज विड्थ, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमास और डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मिनिमास। और इस फॉर्मूला में मैं लैम्डा डी बाय डी को बीटा लिख सकता हूं। सो दिस फॉर्मूला आल्सो बिकम्स 4I0 cos squared pi y by बीटा। ठीक है, नोट कर ले ध्यान से।
नोट करें, आ रहा हूं मैं। हो गया नोट? फ्रिंज विड्थ हम बोलते हैं ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स आर फॉर्म्ड इन द स्क्रीन, दे आर कॉल्ड फ्रिंजेस। और फ्रिंज विड्थ दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या दो कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है। ठीक है, चले आगे। अब यहाँ पे हमने S1 और S2 को बिल्कुल आइडेंटिकल सोर्सेस, आइडेंटिकल स्लिट्स बनाई, जिसकी वजह से अपने को बिल्कुल बढ़िया 4I0 और 0 देखने को मिल रहा है। तो जब ऐसा पैटर्न बनता है जिसपे मिनिमा पे इंटेंसिटी 0 हो और मैक्सिमा पे 4I0 हो, तो उसको हम बोलते हैं कि देयर इज अ परफेक्ट कंट्रास्ट बिटवीन दी डार्क एंड ब्राइट बैंड्स। हमारे लिए आइडेंटिफाई करना आसान है कि हाँ डार्क बैंड्स बन रहे हैं, परफेक्टली डार्क लाइंस देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन अगर S1 और S2 आइडेंटिकल नहीं हो तो अपने को परफेक्टली डार्क और ब्राइट बैंड नहीं मिलने वाले हैं। उस केस में अगर हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी देखेंगे तो वो √I1 प्लस
√i2 का होल स्क्वायर आएगी। क्यों भाई, i1 + i2 + 2 √i1 √i2 cos phi, मैक्सिमा पे cos phi 1 हो जाएगा। और जो अपने को मिनिमम इंटेंसिटी देखने को मिलने वाली है, तो वो मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू √i1 - √i2 का होल स्क्वायर। हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, फ्रिंज विजिबिलिटी। Fringe visibility, it is basically a measure of the contrast between the dark and bright bands, and it is equal to I max minus I min over I max plus I min। अगर I min 0 है तो fringe visibility 1 आएगी, that is the perfect contrast। और अगर आई मैक्स और आई मिन इक्वल हैं तो फ्रिंज विजिबिलिटी 0। अगर आई मैक्स और आई मिन इक्वल है तो यू कांट कंपेयर, है ना। ये नोट कर ले, फ्रिंज विजिबिलिटी वाली टर्म। आई मैक्स और आई मिन इक्वल कब होंगे? तो कब हो सकते हैं? I2 0 है तो हो सकते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी? I1 0। हाँ ठीक है, मतलब फ्रिंज विजिबिलिटी 0 तो नहीं होगी ना अगर आप 2 स्लिट्स यूज कर रहे हैं तो, बट लिमिटिंग वैल्यू तो निकल रही है ना इसकी, हाँ कि हाँ भैया ये 0 हो जाएगी। अगर S1 और S2 की इंटेंसिटीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, I1 और I2 की इंटेंसिटीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तब ऐसा हो सकता है ना कि I मैक्स और I मिन दोनों ऑलमोस्ट सेम ही आ जाए। I1 ग्रेटर देन I2 हो जाए। अगर I1 I2 से बहुत ज्यादा हो जाए तो I1 + I2 या I1 - I2 करो, ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ ऐसे। चलिए ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो ये YDSC स्टैंडर्ड YDSC सेटअप हो गया। अब इसमें वेरिएशंस की बात करते हैं। तो इसमें वेरिएशंस में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे अलग अलग तरीके के। तो वेरिएशंस में सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज मेरे को देखने को मिलती है, मुझे पसंद है, वो ये कि आपने हमारे मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को रिप्लेस कर दिया व्हाइट लाइट के सोर्स से। तो अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को व्हाइट लाइट के सोर्स से रिप्लेस कर दिया तो क्या होगा? तो मैक्सिमा तो सबका सेंटर में ही बनेगा, है ना। सेंट्रल ऑर्डर मैक्सिमा एक ही जगह पे बनेगा। nth ऑर्डर मैक्सिमा लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है। पोजीशन ऑफ nth ऑर्डर मैक्सिमा लैम्डा पे डिपेंड कर रही है ना। n लैम्डा डी डिस्टेंस पे nth ऑर्डर मैक्सिमा बनता है, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा तो सेंटर पे बन रहा है ना। तो सेंट्रल मैक्सिमा सबका एक ही जगह पे बनेगा, तो उसका कलर व्हाइट दिखाई देगा अपने को। तो एक तो ये छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बिट सेट टाइप एग्जाम में कि सेंट्रल मैक्सिमा को लोकेट करने के लिए क्या करते हैं। तो हम व्हाइट लाइट का सोर्स यूज करेंगे, तो जहां पे अपने को व्हाइट मतलब इंटेंसिटी में व्हाइट कलर देखने को मिल रहा होगा, वो सेंट्रल मैक्सिमा की लोकेशन हो जाएगी, राइट। तो अगर हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर देंगे, तो सबसे पहला पॉइंट है सेंट्रल मैक्सिमा विल बी व्हाइट। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि सेंट्रल मैक्सिमा से जैसे जैसे दूर जाएंगे, सबसे पहले कौन सा कलर आएगा, वॉयलेट या रेड? वॉयलेट, क्योंकि ऐसा लग रहा है सबसे पहला मैक्सिमा वॉयलेट का बनेगा। ये नहीं लग रहा है कि सबसे पहला मिनिमा वॉयलेट का बनेगा। सबसे पहला मिनिमा वॉयलेट का बनेगा ना। तो सबसे पहले कौन डिसअपियर होगा?
मिनिमा कहाँ होता है, लैम्डा डी बाई 2 डी डिस्टेंस पे होता है ना सबसे पहला मिनिमा। तो जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो सबसे पहले डिसअपियर होगा ना जब हम सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाएंगे। तो व्हाइट है, सेंट्रल वाला पॉइंट व्हाइट है, उससे जैसे दूर जाएंगे सबसे पहले कौन सा कलर दिखना शुरू होगा आपको, रेड, क्योंकि सबसे पहले वॉलेट डिसअपियर होगा। ठीक है, अगर पूछा जाए सबसे पहला मैक्सिमा कौन सी वेवलेंथ का होगा तो ऑब्वियसली वॉलेट। लेकिन ये पूछा जाए सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाएंगे सबसे पहले कौन सा कलर दिखाई देगा आपको, तो सबसे पहले रेड डोमिनेट करना शुरू करेगा, क्योंकि वॉलेट गायब होना शुरू होगा ना सबसे जल्दी, सबसे रैपिडली वॉलेट की इंटेंसिटी फॉल ऑफ करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले कलर कौन सा दिखाई देगा तो रेड दिखाई देगा। सबसे पहले कौन से कलर का मैक्सिमा दिखाई देगा तो वॉलेट कलर का मैक्सिमा दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्क्रीन पे सेंट्रल मैक्सिमा के बाद सबसे पहला वो वाला पॉइंट बताओ जहां पे अपने को इन दोनों वेवलेंथ का मैक्सिमा कोइंसाइड करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इस पे। सपोज वी यूज अ बाइक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, suppose we use a bichromatic source of light with wavelength 4000 angstrom and 6000 angstrom. Capital D is 1 meter, small d is 1 millimeter. Capital D is 1 meter, small d is 1 millimeter. So locate a point on the screen, or what is the distance of that point from central maxima? What is the distance of that point from central maxima where the maximas due to both wavelength coincides for the first time, yeah, coincide, where maximas due to both the wavelengths coincide for the first time. Next question, आ गया आंसर? So what will be the distance of that point on the screen where minimums due to both the wavelength coincide for the first time? ये इंपॉर्टेंट है समझना कि मैक्सिमाइज कोइंसाइड कर जाएंगे, मिनिमाइज हर बार कोइंसाइड करें जरूरी नहीं है, क्योंकि वेवलेंथ की रेशियो 2:3 आ रही है और ऑड नंबर्स की रेशियो 2:3 नहीं आ सकती। ठीक है, ठीक, आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमनली मिलेंगे जिसमें आपसे एक बाइक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट दे रखा होगा और आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव परफेक्टली डार्क लाइंस। तो परफेक्टली डार्क लाइन किसको बोलेंगे? जहां पे दोनों के मिनिमा कोइंसाइड करें, और आपको दो कंसेक्यूटिव परफेक्टली डार्क लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। तो इसमें क्या चेंज करूं?
हाँ डेटा में, तो 4 और 6 की बजाय 5 और 7 ले लूं, है ना। तो सपोज अपन डी 1 मीटर रखते हैं, डी छोटा डी 1 मिलीमीटर रखते हैं, एक वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम ले लेते हैं, एक वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम ले लेते हैं। आपने मुझे कैलकुलेट करके दिखाना है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव परफेक्टली डार्क लाइंस। ओमेता समझ आ रहा, कुछ बोल नहीं रहा है? यस क्या आंसर? 3.5 मिलीमीटर। बाकी पब्लिक सेम आ रहा? ओम मेहता हाँ सर वही अरे क्या हो गया, कहाँ रह गया? तो कैसे निकालेंगे दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स? हैं? क्या? हाँ, तो ये मिनिमम होगा। हो सकता, उससे ऊपर वाला निकाल के देखो। हाँ मतलब उससे नेक्स्ट रेशो देखनी पड़ेगी ना। हाँ 15 और 21 लेना पड़ेगा। मतलब कंटिन्यूस पैटर्न नहीं होगा ना, कहीं पर बीच में ऐसा डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रही है ना कि बात ये हो रही है कि ऊपर नीचे सारे में एक ही यूनिफॉर्म पैटर्न होगा, तो कहीं से मर्जी दो कंसेक्यूटिव लाइंस का बीच का डिस्टेंस निकालो सेम ही आएगा। मतलब मैं इसको ऐसे सॉल्व करता कि 2n-1 टाइम्स लैम्डा 1 मस्ट बी इक्वल टू 2m-1 टाइम्स लैम्डा 2, है ना, यही आएगी ना हमारी बेसिक रिलेशनशिप। तो यहाँ से मेरे पास 2n-1 ओवर 2m-1 की वैल्यू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 आ जाएगी, और ये हमारी 7/5 आ जाएगी। So obviously least possible is 7 and 5 for this, and the next one is 21 and 15 for this. तो एक बार मैं 2n-1 को 7 लूंगा और एक बार मैं 21 लूंगा, तो 14 डिफरेंस आएगा दोनों का, है ना। तो यानी वो जो 7 से निकाला था उसका डबल, है ना। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है।
एक YDSC सेटअप के अंदर हमने ऐसे दो स्लिट्स ली S1 और S2 और इनके बीच का डिस्टेंस ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा दिखा रहा हूँ लेकिन वो 1 मिलीमीटर है और ये हमारी स्क्रीन है और ये डिस्टेंस हमारा कैपिटल D 1 मीटर है। एक सोर्स यहाँ रखा हुआ है और ये डिस्टेंस 0.75 मीटर है और अगर ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा हुआ है तो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बनने वाला है ना। Now if the source is shifted by 1 centimeter downwards, what will be the shift in central maxima? Position of shift central maxima में क्या shift होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा और कितना होगा? हाँ जी, सोर्स को 1 सेंटीमीटर नीचे शिफ्ट कर दिया है। अच्छा, फ्रिंज विड्थ का ऑर्डर क्या आएगा? वेवलेंथ ले लो 5000 एंगस्ट्रॉम। हम्म, 0.5 मिलीमीटर ना, तो 0.5 मिलीमीटर तो 20 फ्रिंजेस के बराबर शिफ्ट किया मैंने इसको, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, 1 सेंटीमीटर शिफ्ट किया है, चलेगा मुझे लगता है। सेंट्रल मैक्सिमा कितना मूव कर गया होगा और किधर को? सही है, 1 सेंटीमीटर।
हम्म। फोर्टी बाई 3 मिलीमीटर ऊपर की तरफ। तो 4 बाई 3 सेंटीमीटर। हाँ, जो उधर जुगाड़ लगता है वो इधर भी तो लगेगा ना। वो डी उसी ऑर्डर का दिया ना मैंने 0.75। वाई डी बाई डी इधर भी लग जाएगा। हाँ जी ओम मेहता, क्या आंसर? कर रहा हूँ कैसे सॉल्व कर रहा बता। सर। मतलब वो इससे मतलब इंटेंसिटी तो शायद सेम ही रहेगी। इंटेंसिटी की तो बात ही नहीं कर रहे, सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं। मतलब स्क्रीन पे वो पॉइंट जहां पे पाथ डिफरेंस 0 है वो अब सी पर नहीं रहेगा, सी से ऊपर या नीचे आ जाएगा। पहले तो बताओ ऊपर आएगा या नीचे आएगा। वो शायद नीचे कर रहे थे फिर ऊपर। जब हमारा सोर्स सिमेट्रिकली प्लेस था तो यहाँ पाथ डिफरेंस 0 आ रहा था, है ना। अब हमने सोर्स को रख दिया नीचे, तो अब सी पे तो पाथ डिफरेंस 0 आएगा नहीं। SS1 लंबा हो गया ना, तो पॉइंट Yes, कहाँ लेकर जाऊं ताकि पाथ डिफरेंस 0 आए? ऊपर कहीं। हाँ, अभी तो 0 आएगा। So let us say this is the new position of central maxima where the path difference is 0. Now the condition is ये जो भी S है, S S1 और C prime must be equal to S S2 C prime. S S1 plus S1 C prime must be equal to S S2 plus S2, ये क्या लिखा मैंने, प्लस S2 C प्राइम। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा S S1 माइनस S S2 इक्वल टू S2 C प्राइम माइनस S1 C प्राइम। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल आ जाए। अब आप ध्यान से देखें, ये वाली चीज में हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर S2 C प्राइम माइनस S1 C प्राइम की वैल्यू निकालें तो ये वाली वैल्यू y टाइम्स छोटा d बाय बड़ा D आ जाती है ना। क्यों भाई ओम मेहता, समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं? हाँ सर। और अगर उधर से मैं देखूं
एस S1 माइनस S2, तो ये वाली चीज अगर मैं इसको मैं D1 ले लूं और ये वाला डिस्टेंस Y1 ले लूं, तो इसको मैं Y1 छोटा d बाय D1 लिख सकता हूं। इन दोनों को इक्वेट करना है अपने को, है ना। तो दोनों तरफ वो अप्रोक्सीमेशन चल रही है, तो डेटा इस तरीके से सेट करके दिया हुआ कि जैसे इधर YD/D से निकाला था इधर भी निकल जाएगा, राइट। तो 4/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। और मैंने इसको बीटा से कंपेयर करने को इसलिए बोला था कि ये जो YD/D है ये हम तब लेते हैं जब आपका थीटा स्मॉल हो बहुत ज्यादा, तो थीटा तो ज्यादा नहीं आने वाला है ना। अगर आप Y/D करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर या फिर 1 सेंटीमीटर बाय 0.75 मीटर, तो छोटा ही आने वाला ना ये। तो थीटा स्मॉल ही आने वाला है, तो साइन थीटा को थीटा लिख के tan थीटा लिख के Y/D लिखा जा सकता है ना। पार्ट डिफरेंस को d sin थीटा तो लिख ही सकते थे क्योंकि कैपिटल D छोटा है, बड़ा बहुत बड़ा D से। बात ये हो रही थी कि साइन थीटा को फर्दर tan थीटा लिख के Y/D लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। उसके लिए आपका y का कैपिटल D से छोटा होना बहुत जरूरी है। y का कैपिटल D से तो कम आ ही रहा है, बहुत छोटा मैंने दिया ही है, वो 1 सेंटीमीटर है और वो 1 मीटर के ऑर्डर का है, राइट। कोई डाउट किसी को? हाँ जी ओम, क्लियर है? हाँ सर, वो एक्चुअली मैं पहले इंटेंसिटी का सोच रहा था कि वो चेंज नहीं, करेंगे मैंने और तो फिर सेंट्रल ऑर्डर मैक्सिमा के बारे में बात की ना। सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ गया? चलिए आगे चलते हैं। ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ का क्या मतलब है? ऑप्टिकल पाथ में हम बात करते हैं इस आइडिया की कि अगर लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड और वेवलेंथ बदल जाती है। तो अगर उसकी स्पीड और वेवलेंथ बदल जाएगी तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, जरा समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे सपोज मेरे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है, एक प्लेन वेव, चलो प्लेन वेव फ्रंट के बारे में नहीं सोचते, वेव फ्रंट के बारे में क्या सोचना है। आप बस इतनी बात करें कि मेरे पास दो पैरेलल लाइट वेव्स चल रही हैं। तो यहाँ से एक लाइट वेव चल रही है और यहाँ से एक लाइट वेव चल रही है। ये सामने स्क्रीन है, मतलब दो फोटॉन्स की रेस हो रही है या दो सिग्नल्स की रेस हो रही है। तो दोनों एक ही जगह से साइमल्टेनियसली चलना शुरू करते हैं, तो कौन स्क्रीन पे पहले पहुंचेगा? ऑब्वियसली दोनों एक साथ ही पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा रीजन किसी दूसरे मीडियम का रख दूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो अब कौन पहले पहुंचेगा? बी पहले पहुंचेगा, क्योंकि ए थोड़ा सा रास्ता मीडियम में ट्रेवल करके आएगा, और जब ए उस मीडियम में ट्रेवल करके आएगा तो देर लग जाएगी क्योंकि इसकी स्पीड कम हो गई होगी, है ना। तो जियोमेट्रिकली ए से लेकर ए प्राइम तक का रास्ता और बी से लेकर बी प्राइम तक का रास्ता जियोमेट्रिकली आइडेंटिकल है लेकिन ऑप्टिकली डिफरेंट है। मतलब लाइट के लिए दोनों रास्ते अलग अलग लेंथ के हैं क्योंकि लाइट को तो डिफरेंट टाइम लग रहा है ना वहां पहुंचने में। तो ज्योमेट्रिकली बोथ दीज पाथ्स, ए से लेकर ए प्राइम तक का डिस्टेंस जियोमेट्रिकली अपने को सेम दिख रहा है जितना कि बी से लेकर बी प्राइम तक का डिस्टेंस है, बट ऑप्टिकली ये डिफरेंट है।
और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज इस लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है, then the number of complete waves which can be accommodated in the region BB prime will be different from the number of complete waves that can be accommodated in the length AA prime. क्यों? रास्ते में वेवलेंथ चेंज हो रहा है ना, एग्री कर रहे हैं कि नहीं? तो the number of waves that can be accommodated in the length BB prime will be different from the number of waves that can be accommodated in the length AA prime. किसमें ज्यादा आ जाएंगे नंबर ऑफ वेव्स? AA प्राइम में ज्यादा आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब लाइट उस मीडियम में एंटर की होगी तो वेवलेंथ श्रिंक कर गई होगी, स्पीड कम हो गई होगी, वेवलेंथ श्रिंक कर गई होगी, तो ऑप्टिकली वो पाथ लंबा लग रहा है कि नहीं? वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ वेवलेंथ अकोमोडेट हो पा रही है कि नहीं? अब इसको ऐसे समझते हैं, मान लो एस पे ए पे एक पॉइंट सोर्स था और बी पर एक पॉइंट सोर्स था, दोनों बिल्कुल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे थे, ठीक है? अगर ये स्लैब यहाँ नहीं होती तो ए प्राइम पर और बी प्राइम पर जो वेव्स पहुंचती वो सेम फेज में होती? अभी नहीं होंगी, उनके बीच में एक फेज डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि इफेक्टिवली उन्होंने अलग अलग पाथ ट्रेवल किए। आ जाएगा ना? मान लो इस स्लैब की थिकनेस टी है, मान लो इस स्लैब की ये वाली थिकनेस टी है और वेवलेंथ लैम्डा है, could you tell me what will be the phase difference when the waves reach A prime and B prime? कौन सी लेंथ? टी। स्लैब की लेंथ टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, आपने मुझे बताना है कि कितना फेज डिफरेंस आ जाएगा। टू पाई बाय लैम्डा टाइम्स म्यू माइनस 1 इंटू टी। बाकी पब्लिक थोड़ी देर में क्लिप लगाने पड़ेंगे तेरे बालों में ना। अब यार इन कैसे सॉल्व किया बता जरा। जो डिफरेंस है वो उतनी ही पोर्शन में आएगा। तो अगर मैंने डेल्टा का स्लैब वाले के लिखा तो होगा 2 पाई म्यू बाय लैम्डा, लैम्डा का म्यू हो गया वेवलेंथ में। तो 2
2 pi mu by lambda into delta x, delta x की है उसमें, और दूसरे में 2 pi by lambda into t है, तो उधर ही डेल्टा पर आ गया, तो काफी आगे तो नहीं आ गया। आर्यन तूने कैसे किया? तो नंबर ऑफ वेवलेंथ्स आ गई। बेसिकली इफेक्टिवली पाथ डिफरेंस निकाल लिया दोनों का कितना है। तो आपने ये देख लिया टी थिकनेस में एयर में कितनी नंबर ऑफ वेव्स अकोमोडेट हो सकती थी, और वही टी थिकनेस वाला अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसमें कितनी नंबर ऑफ वेव्स अकोमोडेट हो सकती हैं। तो उससे इफेक्टिवली वो पाथ की लेंथ निकल गई, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, पाथ डिफरेंस आ गया, उसको 2 पाई बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। और कोई सही बोल रहा है, बहुत अच्छा, ये भी अच्छा है टाइम वाला। ठीक है मुकुल। तो ऐसे करते हैं, ए से सिग्नल चला, सुनो ध्यान से, ए से सिग्नल चला और बी से सिग्नल साइमल्टेनियसली चले, कौन पीछे रह गया? तो जिस समय पर बी वाला बी प्राइम पर पहुंच गया उसमें ए से चला हुआ सिग्नल, मतलब एक बंदा यहां से दौड़ना शुरू करता है और एक बंदा यहां से दौड़ना शुरू करता है, तो जिस समय ये वाला फिनिश पे पहुंच गया तो ये वाला तो पीछे रह गया ना, तो ये पाथ डिफरेंस है उनके बीच का। तो यही तो निकालना ना कि वो कितना पीछे रह गया, क्यों पीछे रह गया, उसको देर लग गई। देर कहां लगी? ये वाली टी थिकनेस ट्रेवल करने में, है ना, ये वाली टी थिकनेस को ट्रेवल करने में टी बाय सी टाइम लगा होगा बी से चलने वाले बंदे को, है ना, और इसी थिकनेस को ट्रेवल करने में टी बाय वी टाइम लगा होगा ए से चलने वाले बंदे को। इन दोनों का जो टाइम डिफरेंस है टी बाय वी माइनस टी ओवर सी, इतना टाइम बी वाले को ज्यादा मिल गया ना, तो इनटू सी इतना बी आगे निकल गया। समझ में आ रही बात ये? So the path difference that is introduced because of the introduction of this slab is C T 1 over V minus 1 over C, C से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो T into C by V minus 1 and that is T into mu minus 1. So that is the path difference introduced. ठीक है, वेवलेंथ की टर्म्स में सोच के बिल्कुल अच्छा। अब इसको ऐसे समझना है, इसको ऐसे समझें कि एयर में डिस्टेंस ट्रेवल किया टी, उसकी बजाय किसी मीडियम में डिस्टेंस ट्रेवल किया टी, तो इफेक्टिवली मीडियम में डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ टी म्यू टी के बराबर है। क्यों भाई? पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है? म्यू टी माइनस टी, तो उसने तो टी ट्रेवल किया है, दूसरे ने म्यू टी ट्रेवल किया इक्विवेलेंट, म्यू टी को बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। अ डिस्टेंस, अ लेंथ टी ट्रेवल्ड इन अ मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू is equivalent to a distance traveled mu t in air. A distance t traveled in a medium of refractive index mu is equal to a distance traveled mu t in air. क्यों भाई? सेम टाइम लगेगा ना दोनों को डिस्टेंस ट्रेवल करने में। फ्री स्पेस में म्यू टी डिस्टेंस ट्रेवल करने में और मीडियम में टी डिस्टेंस ट्रेवल करने में सेम टाइम लगेगा। तो t in a medium of refractive index mu is equivalent to mu t in air, तो mu t को बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। तो किसी भी मीडियम में अगर लाइट t डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो ज्योमेट्रिकली वो t है, लेकिन ऑप्टिकली उसको हम mu t बोलते हैं, तो mu t इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ। mu t को बोलते हैं हम ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, तो जब भी आपको
कोई लाइट किसी स्लैब में टी डिस्टेंस कवर करते हुए दिखाई देगी तो आप कहेंगे उसने एक्चुअली म्यू टी डिस्टेंस ट्रेवल किया है। वेवलेंथ चेंज कर गई होगी तो इफेक्टिवली ज्यादा वेवलेंथ आ गई होंगी उसमें, तो पाथ लेंथ तो ज्यादा हो गई ना उसके लिए, राइट। तो यहाँ पे जो अपने को पाथ डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा म्यू -1 इंटू टी, और कॉरस्पॉन्डिंग अगर फेज डिफरेंस निकालेंगे तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू म्यू -1 इंटू टी, दैट विल बी दी फेज डिफरेंस, राइट। क्लियर है। अब आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर यहाँ पे सोर्स रखा हुआ है और ये दो स्लिट्स हैं S1 और S2, ये डिस्टेंस आपका कैपिटल डी है और ये स्मॉल डी है। स्टैंडर्ड YDS है, स्टैंडर्ड YDS है, मतलब सारी अप्रोक्सीमेशन जो होती है वो वैलिड है। और स्मॉल डी आपको दे रखा है, कैपिटल डी दे रखा है, वेवलेंथ लैम्डा दे रखी है, और आपको बोला जाएगा वन ऑफ दिस स्लिट इज कवर्ड with the transparent film of thickness T and refractive index mu. One of this slit is covered with the transparent film of thickness T and refractive index mu. Where will central maxima be found? अब इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो बेसिक आइडिया है, यहां पर पाथ डिफरेंस जीरो नहीं आएगा, कितना आएगा, म्यू -1 इंटू टी, क्योंकि ज्योमेट्रिकली तो दोनों पाथ सेम है बट ऑप्टिकली ऊपर वाला पाथ लंबा हो गया है, ठीक है, वो ये इंक्लिनेशन इग्नोर मार देंगे, ठीक है। तो म्यू -1 इंटू टी विल बी दी पाथ डिफरेंस एट सी। जीरो कहाँ आएगा, ऊपर या नीचे, ऊपर, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला रास्ता छोटा हो गया था तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, पिटना चाहिए तेरे को, ऊपर वाला रास्ता लंबा हो गया है तो नीचे वाला भी लंबा कर देना चाहिए, तो ये सही बोल रहा है ऊपर ही आएगा, मुझे लग रहा था गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो नीचे वाला रास्ता भी हमने लंबा कर दिया, ठीक है। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या, मैं क्या चाहूंगा आपको क्या याद रहे, अगर आप y डिस्टेंस ऊपर गए तो पाथ डिफरेंस y d/d माइनस म्यू -1 इंटू टी, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस। और अगर आप y डिस्टेंस नीचे आ जाते हैं तो वहां पे इफेक्टिव पाथ डिफरेंस कितना, y d/d प्लस म्यू -1 इंटू टी, और ऊपर वो जीरो आ सकता है, नीचे तो ऐड ही होना है। इससे आप मैक्सिमम मिनिमम लोकेट कर सकते हैं कहाँ कितने होंगे, ठीक है, नोट कर ले ध्यान से। तो ज्योमेट्रिकली ये वाला पाथ छोटा है और ये वाला लंबा है, और ऑप्टिकली वो लंबा है, तो कंपेंसेट हो सकता है ना। है ना वेव ऑप्टिक्स इसमें। अच्छा, उसमें क्या हाल है मॉडर्न फिजिक्स का, मॉडर्न फिजिक्स का क्या हाल है, कितने लेक्चर देख लिए, वो तेरी बहुत तेजी से भाग जा रहा था, सॉल्व कर रहा है कुछ या बस लेक्चर देखे जा रहा है। हाँ 4 में तो डिस्कशन होगी ना, हाँ वो मत देखो, 5 तक देख लिया, क्या क्या कर लिया, मतलब ड्यूअल नेचर हो गया पूरा, कॉम्पटन इफेक्ट समझ में आ गया आप लोगों को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया, थ्योरी समझ में आ गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, कैसे वो वेव नेचर को डिफाई करता है और कैसे वो पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई करता है। फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट प्रपोज किए आइंस्टाइन ने उसको एक्सप्लेन करने के लिए, वो समझ में आ गई, पोस्टुलेट्स उसके सारे। स्पीड ऑफ लाइट बता कितनी होती है 299792458 मीटर पर सेकेंड
फोटोन में और पार्टिकल में क्या फर्क है, नॉर्मल पार्टिकल्स में और फोटोन्स में? रेस्ट मास, फोटोन्स का रेस्ट मास 0 है। क्या मतलब है इस बात का? फोटोन्स डू नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। और अगर आप जो मैंने वो फॉर्मूला लिखा है वो याद किए, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ पीसी का होल स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ, ये सब में लगेगा, ये पार्टिकल्स में लगेगा। रेस्ट मास 0 पुट कर देंगे तो साधारण हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी का नॉर्मल पार्टिकल के लिए फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर नहीं लगाना आगे से। जब रिलेटिविस्टिक स्पीड पे चले जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए टोटल एनर्जी में से mc स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। कॉम्पटन इफेक्ट में यूज किया होगा मैंने ये। कॉम्पटन इफेक्ट में मैंने वो डेल्टा लैम्डा का फॉर्मूला कौन बताएगा? कॉम्पटन शिफ्ट h by m naught c 1 minus cos phi। कॉम्पटन शिफ्ट डेराइव की थी, डेरिवेशन कर ली तुम लोगों ने। h over m naught c 1 minus cos phi, phi is angle of scattering, h by m naught c की वैल्यू 1.22 पिकोमीटर। नहीं याद नहीं आ रहा है तुम लोगों को? 2.44 पिकोमीटर, h by m naught c कॉम्पटन वेवलेंथ बोलते हैं इसको। नहीं याद आ रहा है ना? हाँ, तो इसका मतलब ढंग से लेक्चर देखना है तुमने। लिखा है, सब लिखा ही h by m naught c की वैल्यू और ये सब डेरिवेशन की थी इसकी पूरी प्रॉपर ढंग से। वो एनर्जी लिख के, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम को कंजर्व करके थीटा और फाई पे दिया होगा ना मैंने उसमें, कि निकाल के दिखाओगे डेल्टा लैम्डा की वैल्यू h by m naught c 1 minus cos phi आते। क्यों कैसी? ओम मेहता कहां तक देख लिए? सर वो फोर्स आता हुआ हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं ना और रिलेटिविस्टिक मास का जो भी लिखते हैं, तो क्या मास का हम लिखते हैं ना m इक्वल टू m नॉट इनटू छोड़ दो ना उस फॉर्मूला को, भूल जाओ उस फॉर्मूला को। वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही कहां पड़ रही है? आप केवल रेस्ट मास यूज करो, जहां पर भी यूज करो। उसका ये डाउट आता है कि हम v लिखते हैं, नॉर्मल भी होता है वो साधारण, इसके डिस्कस जिस भी फ्रेम में आप मास निकाल रहे हो। मास इज रिलेटिविस्टिक, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। तो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप भी मेजर कर रहे हो, उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसका मास वैसा दिखाई दे रहा है। दैट इज व्हाई वी से मास इज रिलेटिविस्टिक इन नेचर। उसकी वैल्यू डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में डिफरेंट आने वाली है। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल स्टेशनरी है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसका मास कितना आ रहा है उस टाइम। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल इज ऑब्जर्व्ड एट रेस्ट, फाउंड टू बी एट रेस्ट, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उस पार्टिकल का मास कितना आ रहा है, बराबर है। वेव ऑप्टिक्स BB4 तक करेंगे आप, BB4 नहीं BB3 तक कर लो। वेव ऑप्टिक्स BB3 तक, बिगिनर बॉक्स 3 तक वेव ऑप्टिक्स का मॉड्यूल सॉल्व करेंगे। और उसमें से क्या कहते हैं, उसकी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की CRE, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की CREs मैंने सारी शेयर कर दी है ना आप लोगों से। तो एक मिनट में मार्क कर देता हूँ कौन सी CRE। तो CRE 1, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशंस, तो नेक्स्ट क्लास में और कुछ नहीं करेंगे, वेव ऑप्टिक्स की डिस्कशन और ड्यूअल नेचर की डिस्कशन। चलिए, प्रैक्टिकल फिजिक्स प्रैक्टिकल है तो वो भी 15 दिन में सर एक दिन लैब हैं? वो भी 15 दिन में करता है। नहीं वो मैं पढ़ा दूंगा ना तुम्हें, वो तो अलग से। उसमें YDS वो पढ़ा है क्या हमने, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर? नहीं पढ़ा ना, तो मैं पढ़ाऊंगा ना स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर में पढ़ाऊंगा, बाकी एक्सपेरिमेंट्स आप अपने आप करेंगे। हाँ वो घर के लिए दे देंगे।
स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर में आपको पढ़ा दूंगा। कोई बात नहीं, पढ़ा दूंगा मैं, चिंता मत करो। वो स्पेयर है, वो 15 डेज के आगे है, वो नहीं खत्म करना इस 15 डेज में, ठीक है। चलिए ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे। बाय बेटा। है कि नहीं है, कहाँ पे है, बोल दिया, चला भी क्या लगता है। स्क्रू गेज मैंने पढ़ाया क्या?